वेलकम बैक साथियों। पिछली क्लास में हमने पाषाण काल शुरू किया था, उसको देख लिया था, हमने पूरा पाषाण काल पूरा पढ़ लिया था। इसके बाद में अपने शुरू करते हैं आगे की क्लास। इसके अंदर हम देखेंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, इसके 3 पार्ट थे। अभी मैं 2 पार्ट इसमें लिख रहा हूँ क्योंकि पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। वो जिसने नहीं देखा वो वीडियो देख लेना। ठीक है, ये है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल के 3 पार्ट थे, पूरा पाषाण काल, उसके बाद में मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल हम कर चुके हैं, तो मध्य पाषाण काल अपने शुरू करते हैं। इसके खोज यानी कि इसका जो जन्मदाता जिसको माना जाता है, यानी मध्य पाषाण काल के बारे में सबसे पहले जानकारी जिसने दी थी वो थे C.L. कार्लाइल। C.L. कार्लाइल नाम के विद्वान थे जिन्होंने मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम खोज करना जो है शुरू किया। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल के अंदर क्या क्या परिवर्तन मानव में आते हैं। ठीक है, पुराने जो पूरा पाषाण काल के टाइम के अंदर जो चीज़ें चल रही थी वो तो चल ही रही थी। इसके साथ साथ मध्य पाषाण काल में आने के बाद मानव ने आग की खोज कर ली। किसकी खोज कर ली? आग की खोज कर ली। इसके बाद में पशुपालन जो है मानव ने स्टार्ट कर दिया मध्य पाषाण काल तक आते आते। ठीक है, पशुपालन स्टार्ट कर दिया, लेकिन पशुओं से दूध, दही, इन चीज़ों का जो है उत्पादन इसने शुरू नहीं किया था। वो पशुओं को पालन सिर्फ उसको मार करके खाने के लिए करता था। ठीक है, यानी एक तरह से खाद्य संग्रह की भूमिका में ही है अभी मानव। नव पाषाण काल में आने के बाद में वो कृषि वगैरह, स्थायी निवास वगैरह आदि चीज़ें जो है नव पाषाण काल में आने के बाद वो शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि यहाँ मानव ने आने के बाद में छोटे उपकरण बनाने शुरू कर दिए जिनको बोलते हैं माइक्रोलिथ उपकरण। क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ उपकरण। ठीक है, माइक्रोलिथ उपकरण इनको बोलते हैं। बिल्कुल छोटे उपकरण होते थे, लगभग 2 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक के उपकरण जो है ये लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल में हमने देखा था कि मानव जो है बहुत बड़े आकार के उपकरण यूज़ करते थे। ठीक है, और जाकर के किसी शिकार को जब वो मारने की कोशिश करता था तो वो उस हथियार को लेकर के उसको जोर से मारने की कोशिश, हाथ से मारने की कोशिश करता था, जिससे उसकी क्या होता है, खुद की जान भी उसमें जोखिम में रहती थी। लेकिन मध्य पाषाण काल में आकर के मानव ने प्रक्षेप प्रणाली, कौन सी प्रणाली? प्रक्षेप प्रणाली। ये क्या होती है? किसी चीज़ को फेंक के मारना, यानी प्रक्षेप करना, दूर से फेंक के मारना, जिससे क्या है, खुद की जान जाने का जोखिम बहुत कम रहता था। इसलिए मानव ने इसका यूज़ किया। ठीक है, इस काल में आके ही तीर कमान की खोज जो है मानव ने कर ली थी। ठीक है, तीर कमान की खोज यानी प्रक्षेप प्रणाली की खोज किस काल में कर ली? मध्य पाषाण काल में मानव ने कर ली थी। ठीक है, अब इसके साथ इसने कुछ नए तरीके के उपकरण बनाए। जो पुराने उपकरण चल रहे थे वो तो चल ही रहे थे, कुछ नए तरीके के उपकरण बनाए जिनके आकार में इसने परिवर्तन किया। कुछ थे त्रिभुजाकार, यानी कि त्रिभुज के आकार के थे। इन उपकरणों को क्या किया जाता था? इनके कोनों को धार लगा करके एकदम तीखा नुकीला कर दिया जाता था, ताकि इसको अगर फेंक के किसी पे मारा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा चोट पहुंचाई। ठीक है, एक त्रिभुजाकार, उसके बाद में नवचंद्राकार, इस तरह के कुछ उपकरण होते थे। यहाँ 2 कोने थे और ये भाग ऊपर से उठा हुआ। इन कोनों को तीखा कर दिया जाता था धार लगा करके। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ भी धार लगा दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है जानवर से टकराए और उससे ज़्यादा उसे नुकसान पहुँचे। कुछ होते थे समलम चतुर्भुजाकार। ठीक है, यानी कि एक चौरस टुकड़ा ले लिया जाता था किसी भी तरह का। ठीक है, और उसके कोने, चारों कोने जो है धार लगाकर नुकीले कर दिए जाते थे और इसको भी फेंक करके मानव के किसी जानवर के ऊपर मानव फेंक के मारता था, जिससे क्या होता था, उसको ज़्यादा से ज़्यादा चोट पहुंचती थी और शिकार करने में जो है मानव को बहुत ज़्यादा सहायता रहती थी। ठीक है, ये तो था इनके कार्य। यानी कि मध्य पाषाण काल में आते आते मानव के उपकरण जो है बहुत छोटे हो गए,
और उन्हें कहा जाता था माइक्रोलिथ उपकरण। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल में कुछ जगह हमें जो साक्ष्य मिलते हैं उन जगहों के नाम देखते हैं। सबसे पहले है सराय नाहर। सराय नाहर, ठीक है, इस स्थान से हमें 37 शत विकसित यानी कि ऐसे कंकाल मिले जो शत विकसित व्यवस्था में थे, यानी कि बिल्कुल क्या है वो एकदम जो सही स्थिति होती है उसमें नहीं थे, उनको तोड़ दिया गया था। ठीक है, इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ बाहरी आक्रमण, पहली बार बाहरी आक्रमण के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? सराय नाहर में मिलते हैं। इसके साथ साथ क्या मिलता है हमें? कुछ शवाधान मिलते हैं, यानी कि उनको अगर कोई मानव मर जाता है तो उसको कब्र खोद के उसमें दफना दिया जाता है, तो वो उसे बोलते हैं शवाधान। तो इस तरह के कुछ कब्रें हमें मिली है। ठीक है, इसके साथ साथ गर्त चूल्हे मिले हैं। कितने? 8 गर्त चूल्हे मिले एक साथ, जिससे क्या होता है? सामूहिक निवास के साक्ष्य हमें मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? सामूहिक निवास के साक्ष्य हमें मिलते हैं सराय नाहर से। ठीक है, इसके साथ साथ गर्त स्तंभ, गर्त स्तंभ का मतलब क्या होता है? स्तंभों के कुछ गर्त मिले हैं, यानी कि खड्डा खोद करके गोल उसके अंदर स्तंभ गाड़ करके झोंपड़ी, गोलाकार झोंपड़ी बनाने की कोशिश की गई थी। तो ये गर्त स्तंभ हमें कहाँ से मिलते हैं? सराय नाहर से। उसके बाद में दूसरा है महदहा। ठीक है, महदहा नाम का स्थान एक मिला है। यहाँ से भी हमें क्या मिला है? ये बिल्कुल इसी तरह के गर्त चूल्हे मिले। और यहाँ एक चीज़ अलग मिली है, वो है युगल शवाधान। युगल शवाधान मतलब एक स्त्री व पुरुष दोनों को एक साथ दफनाने का जो है साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? महदहा से मिलता है। इसके साथ साथ गर्त स्तंभ भी यहाँ से मिलते हैं। गर्त स्तंभ मैंने अभी आपको बताया कि खड्डा खोद करके किसी खंबे को रोपा जाता था, लकड़ी के किसी तने को, पेड़ के तने को, या जिसको खंबा हम बोलते हैं, उसको रोपा जाता था। ठीक है, उसके चारों तरफ क्या है? घर बनाने की कोशिश की जाती थी। ठीक है, उसके बाद में दमदमा। ठीक है, दमदमा से भी हमें क्या होता है? युगल शवाधान के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इस शवाधान में क्या किया जाता था? किसी आदमी को दफना दिया जाता था और उसके साथ कुछ उसकी चीज़ें जो वो रोज़मर्रा में यूज़ करता था वो उसके साथ दफना दी जाती थी। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे शवाधान भी मिले हैं जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया जाता था। ठीक है, दमदमा, उसके बाद में लेघैया, बागोर। ये राजस्थान में है। ठीक है, बागोर के अंदर प्राचीनतम पशुपालन, बागोर में हमें प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। यानी पशुओं को पालने का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बागोर से। और बागोर किस से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, समझ में आ गई? उसके बाद में सांभर से हमें प्राचीनतम वनस्पति के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सांभर से। सांभर भी राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद में लंघनाज। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं जो मध्य पाषाण काल से संबंधित थी और हमें जो है खुदाई के अंदर ये चीज़ें मिली हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। C.L. कार्लाइल नाम के विद्वान थे जिन्होंने मध्य पाषाण काल के बारे में सबसे पहले जो है उपकरण प्राप्त किए। कहाँ से? विंध्याचल या विंध्यन पर्वत श्रृंखला जो थी वहाँ से इन्होंने माइक्रोलिथ, जो अभी मैंने आपको बताया, कौन से? माइक्रोलिथ उपकरण जो है C.L. कार्लाइल ने सबसे पहले प्राप्त किए। ठीक है, इसके साथ क्या होता है? हमारा मध्य पाषाण काल यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नव पाषाण काल की।
नवपाषाण काल की, नवपाषाण काल जो शब्द है वो देने वाले विद्वान थे जॉन लुबाक। जॉन लुबाक नाम का एक विद्वान था जिसने नवपाषाण काल शब्द दिया। ठीक है, इसके बाद में नवपाषाण काल को एक नाम और भी दिया जाता है, नवपाषाणिक क्रांति। नवपाषाणिक क्रांति ये शब्द देने वाले थे गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड, ठीक है, गार्डन चाइल्ड नाम के विद्वान थे जिन्होंने नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति कहा। नवपाषाणिक क्रांति इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि नवपाषाण काल के अंदर आकर के मानव ने बहुत बड़े परिवर्तन कर दिए। ठीक है, एकदम से बहुत बड़ी जो है परिवर्तन ये लोग कर देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कृषि करना की शुरुआत करते हैं ये लोग। ठीक है, नवपाषाण काल में आकर के मानव कृषि करना शुरू कर देता है। अगर मानव कृषि करना शुरू कर दिया तो उसे स्थायी निवास बना करके रहना पड़ेगा। ठीक है, स्थायी निवास यानी अगर आदमी कृषि करता है तो उस कृषि को संभालने के लिए उसको क्या है, स्थायी निवास बना करके उसे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो स्थायी निवास की शुरुआत कहाँ से होती है? नवपाषाण काल से होती है। ठीक है, कृषि करना शुरू कर दिया, स्थायी निवास बना दिया, उसके बाद में गाँवों का विकास। ठीक है, गांवों का विकास, आदमी अगर स्थायी निवास बनाकर रहेगा तो वो समूह में रहेगा तो गांवों का विकास शुरू हो गया। और उसके बाद में घरों का विकास, घरों का विकास। ठीक है, इससे पहले नवपाषाण काल से पहले मानव जो है वो गर्तों में रहता था या फिर किसी तरह की झोंपड़ी वगैरह बना करके रहता था, घास फूस की। इस टाइम क्या हुआ, आयताकार घर जो कि कच्ची ईंटों से बने थे, कच्ची ईंटों से बने आयताकार घर बना करके मानव रहने लगा। किस काल में? नवपाषाण काल में। ठीक है, उसके बाद में इसने मृद भांड बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, मृद भांड इसने बनाने शुरू कर दिए। यानी कि पहले जो पाषाण काल के अंदर मानव, अब भी मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के अंदर मानव जो क्या होता था, वो पत्थरों के उपकरण, पत्थरों की चीज़ें, ठीक है, वो पत्थर का ही यूज़ करता था, हर एक चीज़ में पत्थर का यूज़ करता था। लेकिन इस टाइम आकर के मानव ने क्या किया, चाक का विकास कर लिया। और चाक जो होता है ना, कुम्हार जिस पे घड़े बनाता है, तो उन मृद भांडों का निर्माण उसने, चाक निर्मित मृद भांडों का निर्माण उसने करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसलिए गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति कहा है, क्योंकि एकदम से बहुत बड़े परिवर्तन जो है इस काल में आना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ हमें मिले। पहले जम्मू कश्मीर में सबसे पहले बुर्ज होम नाम की एक जगह है जो नवपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, इसका मतलब है जन्म का स्थान या जन्म स्थान। बुर्ज होम जो शब्द है इसका अर्थ है जन्म स्थान। ठीक है, बुर्ज होम से हमें कुछ अलग ही तरह की एक कब्र मिली है जिसके अंदर एक मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। ठीक है, एक आदमी जिसके साथ कुत्ता रहता था, जब उस आदमी की मृत्यु हो गई तो उसके साथ उस कुत्ते को भी दफना दिया गया। ठीक है, ये साक्ष्य हमें और कहीं नहीं मिलता, सिर्फ बुर्ज होम में मिलती है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी जगह है गुफ कराल, ये भी कश्मीर में है। गुफ कराल का मतलब होता है कुम्हार की गुफा। ठीक है, गुफ कराल शब्द जो है इसका अर्थ है कुम्हार की गुफा। ठीक है, यहाँ से हड्डियों के उपकरण हमें मिले हैं। ठीक है, कहाँ से? गुफ कराल से। ठीक है, बुर्ज होम, गुफ कराल, उसके बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट जगह है मेहरगढ़। ये जगह जो है बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान कहाँ? ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। कौन सी जगह? मेहरगढ़। यहाँ से हमें प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य जो हमें मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ भैंस जो होती है, भैंस को पालने के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। ठीक है, इसको
बलूचिस्तान की रोटी का टुकड़ा, बलूचिस्तान की रोटी का टुकड़ा कहा जाता है किसको? मेहरगढ़ को। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है मेहरगढ़, ठीक है। उसके बाद में जो है गुफकराल कर लिया हमने, बुरजहोम कर लिया, मेहरगढ़ कर लिया। इसके बाद में एक जगह है चिरांद नाम की एक जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा हड्डियों के उपकरण मिले हैं, ठीक है। हड्डियों के उपकरण हमें चिरांद से मिले, ठीक है। इसके बाद में एक जगह और है कोल्डी हवा। कौन सा? कोल्डी हवा, ठीक है। यहाँ पर प्राचीनतम चावल के साक्ष्य, यानी चावल जो बोया जाता है, चावल जो हम खाते हैं, उसके प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कोल्डी हवा से मिलते हैं। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी उलझने की चीज़ ही नहीं है। पाषाण काल हमने शुरू किया था, ठीक है, पिछली क्लास के अंदर। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल अपने आप में बहुत बड़ा टाइम पीरियड था, इसलिए इसको आगे 3 भागों में बांट दिया गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये तीनों चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आज हमने शुरू किया था मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल को सीएल कार्लाइल ने जो है विंध्यन पर्वत श्रृंखला के अंदर सबसे पहले उसके माइक्रोलिथ उपकरण प्राप्त किए, ठीक है। उसके बाद में जो चीज़ें थी हमने इसके आगे पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो नाम जो था नवपाषाण काल, ये दिया जॉन लुबाक ने। उसके बाद में नवपाषाणिक क्रांति, इसको किसने बोला? गार्डन चाइल्ड ने, ठीक है। अब नवपाषाणिक क्रांति इसको क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर मानव ने बहुत बड़े एकदम से परिवर्तन जो है, इसलिए इसको क्या बोला? नवपाषाण क्रांति कहा गया। क्योंकि इससे पहले मानव जो है गुफाओं में, कंदराओं में या कहीं घास फूस की बनी हुई झोंपड़ियों में रहता था, लेकिन इस काल में आकर के मानव ने घरों का विकास कर लिया, जो आयताकार घर थे और कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। और चाक से मृदबांड बनाना उसने शुरू कर दिया। उसके साथ स्थायी निवास, कृषि, ठीक है, गाँवों का विकास, ठीक है, उसने कच्ची ईंटों से घर भी बना लिए। फिर आगे जो चीज़ें हमने देखी, गुफकराल, बुरजहोम, मेहरगढ़, चिरांद, कोल्डी हवा, ये ऐसी चीज़ें फेमस जगह हैं जहाँ पे हमें नवपाषाणिक क्रांति के जो है साक्ष्य मिलते हैं। तो अब इसके बाद में हम देखेंगे ताम्रपाषाणिक क्रांति, वो अगली क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।